बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और वेरिएशन क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है और गैमेट्स के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स होती हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। और जेनेटिक्स क्या होती है, आप यूँ समझ लें कि हमारे अंदर जो है वो सेट ऑफ जीन्स जो है उसको जो है वो स्टडी करना, हम जो है उसको जेनेटिक्स के अंदर ले सकते हैं। जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम जो है वो जीन्स को डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो हम जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। जीन्स क्या होती हैं, जीन्स किस तरह से जो है वो हमारे ट्रेड्स को, हमारे करैक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि हम जिस तरह के नज़र आ रहे हैं वो हम अपनी जीन्स की वजह से हैं। हमारे सारे ट्रेड्स हैं वो हमारे जीन्स के कंट्रोल में हैं। और ये वेरिएशंस किस तरह से आती हैं, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में चेंजेस किस तरह से आती हैं, ये सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीन की बेसिक डेफिनेशन के साथ कि जो जीन है, हाउ वुड यू डिफ़ाइन जीन। तो जीन जो है हमारे पास ये एक्चुअली बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे जितने भी जो है वो ट्रेड्स हैं वो किसके कंट्रोल में हैं, वो हमारे जीन के कंट्रोल में है। और जीन जो है ये एक्चुअली है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए। और ये जो है ये बेस सीक्वेंसेस, जिस तरह हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डीएनए ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज हुआ हुआ है, लीनियर ऑर्डर के अंदर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या हुई है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई हुई है। और जो डीएनए का जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो जो पोजीशन नेक्स्ट हमारे पास है लोकस। लोकस क्या होता है कि जो पोजीशन है जीन की क्रोमोसोम के उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है, आपकी बुक में दी गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। और मतलब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम लास्ट लेक्चर में बात की थी, क्या होता है कि हमारे पास सेम साइज और सेम जीन्स के जो क्रोमोसोम होते हैं हम उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये आपके पास जीन है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो टॉलनेस की जीन है, हमारी टॉलनेस की जीन है। डिफरेंट जीन जो है हम उनको डिफरेंट जो है वो लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वो आपको बताता है कि जिस तरह ये एक बी जीन है, ये इस बी जीन की क्रोमोसोम के ऊपर ये जो लोकेशन है हम इसको क्या कहते हैं, लोकाई कहते हैं, या फिर हम इसको जो है वो लोसाई भी समटाइम्स की प्रोनाउंसिएशन की जाती है। तो बेसिकली लोकस क्या है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, लोकस कहलाती है या फिर लोसाई कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है अलील। अलील क्या होता है हमारे पास, अलील की डिटेल में जाने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी करैक्टर्स हैं, हमारे अंदर जितनी भी जनरेशन्स के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं या फिर कोई रिजेम्बलेंस है, वो क्या है, वो जीन्स की वजह से हैं। और ये जीन्स जो है ये या तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो इनहेरिट होती हैं, या फिर ये जो जीन्स हैं वो शफल हो जाती हैं, म्यूटेट हो जाती हैं, या फिर जगल कर जाती हैं। जगल मीन्स कि वो अपनी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट जो है वो उनकी हो जाती है, इसकी वजह से क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो जो जीन्स हैं ये जो है जीन ये हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जो जीन का पेयर है या फिर उसका जो पार्टनर है हम उसको क्या कहते हैं, अलील कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप लोग इस डायग्राम को अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पर आप जो है वो अलील किस तरह कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास एक ये जीन है और एक ये जीन है, और ये जो है ये कैपिटल बी जो है ये इस जीन का ये क्या है, इसका ये पार्टनर है, और इसी तरह ये वाली जो जीन है ये इसका क्या है, पार्टनर है। तो जो पार्टनर ऑफ अ जीन है वो हम क्या कहलाते हैं, वो क्या आपके पास कहलाता है, लोकाई कहलाता है, या फिर आप इसको सॉरी ये आपके पास क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। पार्टनर ऑफ अ जीन को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। अब ये अलील जो है ये आपके पास सेम भी हो सकती हैं। यहाँ पर आप लोग जिस तरह देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सेम है, तो ऐसी अलील्स को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस अलील। और ये अलील्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस अलील कहते हैं। इसको हम जो है वो डिटेल में आगे भी इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या कहलाती है, उसकी फिनोटाइप कहलाती है। और जीनोटाइप क्या है कि उसके उस ऑर्गेनिज़म के अंदर जितने भी उसकी जीनेटिक कॉम्बिनेशन है, जितना भी उसका जीनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो क्या कहलाता है, हमारे पास जीनोटाइप कहलाता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लावर है, वो रेड है या वाइट है, ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है कि वो दिखता किस तरह का है, तो ये उसकी फिनोटाइप है। और ये रेड और ये जो आपके पास वाइट फिनोटाइप है ये ऑब्वियसली किसके कंट्रोल में होगी, जीन्स के कंट्रोल में होगी। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि रेड कलर जो है वो किसके कंट्रोल में है, एक जीन है जिसका नाम है आर, और कैपिटल आर से हम उसको जो है वो
फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर, कैपिटल आर जो है रेड के लिए और स्मॉल आर जो है वो आपके लिए वाइट के लिए। तो ये क्या है, ये उसकी जीनोटाइप है। तो आपके पास फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जीनोटाइप क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपके पास कहलाता है जीनोटाइप। नेक्स्ट पे आपके पास यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स, येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे दिया हुआ है जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स को हम एक्चुअली ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रांसपोजोन्स में नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोजोन्स एंड जंपिंग जीन्स एक ही बात है। ऐसी जीन्स जो कि एक ही लोकस पे जो है वो पीसफुली जो है वो सिट नहीं कर सकती, वो क्या करती रहती हैं, वो अपनी पोजीशंस को चेंज करती रहती हैं, वो जंपिंग करती रहती हैं। तो ऐसी जीन्स क्या कहलाती हैं हमारे पास वो जंपिंग जीन्स जो है वो कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, उससे पहले आपको जो है वो पॉपुलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। वैसे तो आप पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स और वो सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही जगह पर और एक ही टाइम पे अगर वो जो है वो पाए जाएँ तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। एनी ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज़ का हो और वो एक ही टाइम पे और एक ही स्पेस, एक ही जगह में, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। और उस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जितनी भी जीन्स हैं या फिर उस जीन्स की जितनी भी अलील्स हैं उस ब्रीडिंग पॉपुलेशन की, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, हमारे पास जीन पूल कहलाती हैं। इसकी बहुत अच्छी जर्नल एग्जांपल वो आपको जो है वो समझाता है। तो कहता है फॉर एग्जांपल आप जो है वो आपके पास एक बीन बैग है, राइट। आप जो है वो समझ लेंगे आपके पास जिस तरह एक बीन बैग वो फुल हुआ हुआ है किस चीज़ से, बीन्स के साथ, ठीक है। तो आप समझ लें कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है वो बीन बैग है। और उस पॉपुलेशन की जितनी भी हमारे पास जीन्स हैं या अलील्स हैं वो क्या हैं, उस बीन बैग के अंदर जो है वो मौजूद है, मतलब बीन्स हैं वो हमारे पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ जीन्स या फिर अलील जो है वो हमारे पास हर ट्रेट के लिए डिफरेंट जीन और हर जो है उसकी अलील जो है वो मौजूद है। तो ये है हमारे पास जीन पूल। इसकी एक और एग्जांपल वो आपको समझाने के इस तरह से लेता है कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक डिप्लॉयड प्लांट है, 100 डिप्लॉयड प्लांट्स हैं आपके पास। डिप्लॉयड मीन्स कि हर प्लांट के पास कितने जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितनी जीन्स हैं, आपके पास 2n है। तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी, आपके पास डिफरेंट अलीज 200 डिफरेंट अलीज जो है वो आपके पास हो जाएंगी। और ये प्लांट जो है इसका फ्लावर कलर जो फॉर एग्जांपल कहते हैं फ्लावर का कलर या तो आपके पास जो है वो रेड है या वाइट है। फ्लावर के लिए हम फॉर एग्जांपल रेड, कैपिटल आर और स्मॉल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 डिप्लॉयड प्लांट्स के लिए आपके पास 200 डिफरेंट अलीज जो है वो उस जीन पूल के अंदर मौजूद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि फिर हमारे पास बायोलॉजी में हम लोग जो है वो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली 2 ही लॉ हैं, एक आपके पास मेंडल लॉ है और एक आपके पास हार्डी वेनबर्ग का लॉ है। हार्डी वेनबर्ग के लॉ को भी हम इस बुक में आपको पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने जो इस चैप्टर में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं। मेंडल आपके पास कौन था, हिज फुल नेम वॉज जॉर्ज जॉन मेंडल। और ये जो थे ये एक्चुअली प्रीस्ट थे, मीन्स पादरी थे, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो किए थे। किसके ऊपर किए थे, उन्होंने पी के ऊपर जो है मटर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने क्लासिकल जेनेटिक्स की जो थी वो बुनियाद रखी थी। इन्होंने बेसिकली हमारे पास 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे। वो 2 लॉज कौन कौन से थे, आपके पास एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक था आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी हमने ये देखना है कि जो पी था, जो मेंडल था, उसने पी को क्यों सिलेक्ट किया, और जो पी था क्या वो मेंडल के लिए लकी था कि नहीं था। तो मेंडल ने जो था वो पी को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि जो पी था वो इजी टू कल्टीवेट था, बहुत आसानी से हम उसको कल्टीवेट ग्रो करवा सकते थे। उसके जो फ्लावर्स थे वो हर्मेफ्रोडाइट थे। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स जो थी वो एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट है, एक ही इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट है। नॉर्मली ये जो था ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, और जो है वो नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, लेकिन जो है वो क्रॉस फर्टिलाइज भी हो सकता था। और जो इसकी जनरेशन टाइम था, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का जो टाइम था, गैप था, वो क्या था, बहुत ही कम था। तो और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो डिस्टिंक्ट ट्रेट थे। डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियर कट ट्रेट्स थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट टॉल है और एक प्लांट जो है वो शॉर्ट है, इसी तरह अगर उसका जो सीड है वो शेप, उसकी शेप या तो राउंड है या फिर वो रिंकल है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है वो क्या है, क्लियर कट्स हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का जो है हम उसको नाम दे सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मेंडल ने पी को जो है वो चूज़ किया, और जो इसकी चॉइस थी इसके लिए बहुत ज़्यादा
आगे जाके लकी साबित हुई। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ टर्म्स हैं ये आपने देखनी है। दिस वन, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये टर्म्स जो हैं वो ऑल द टाइम आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ कंट्रास्टिंग ट्रेड। कंट्रास्टिंग ट्रेड मैंने आपको बता भी दिया है कि ऑपोजिट ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट टॉल है एक शॉर्ट है, या उसका एक सीड जो है वो राउंड है तो दूसरा रिंकल है, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ऑपोजिट ट्रेड्स क्या कहलाते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपके पास 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की एग्जांपल दी गई है पी प्लांट के अंदर, जिनको मेंडल ने जो है वो स्टडी किया था। नंबर 1 वो आपको कहता है कि जो पी प्लांट है इसकी हाइट के बारे में बताया हुआ है, या तो वो टॉल होगी या शॉर्ट होगी। फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा या वाइट होगा। फ्लावर की पोजीशन या तो लीफ जंक्शंस पे होगी या फिर टिप ऑफ ब्रांचेस पे होगी। पॉट का कलर मतलब जो उसकी फली है या तो वो ग्रीन होगी या येलो। पॉट शेप कैसी होगी? इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड होगी, मतलब उसके अंदर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होगी। सीड कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, और सीड शेप जो है वो क्या होगी? राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी। तो ये 7 आप देख सकते हैं ऑपोजिट ट्रेड हैं। तो इन ऐसे ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास क्या होती है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जब उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई जाए तो उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो एग्जैक्टली उनके जो है वो पेरेंट्स के जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड सीड को जो है वो कराते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज कराते हैं, तो राउंड सीड के जो हमेशा जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो हमेशा राउंड सीड की ही होगी। और अगर इसी तरह हम सिर्फ अगर रिंकल सीड को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमेशा रिंकल सीड की ही आएगी, उसके अंदर जो है वो राउंड का नाम नहीं होगा। तो इस तरह की वेराइटीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी। मतलब जब उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जब उनको आपस में ही फर्टिलाइज कराया जाए तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल उनके जो है वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो मेंडल था इसने 14 जो है वो प्योर ब्रीडिंग लाइन जो थी वो इस्टेब्लिश की थी। जो हमने पीछे 7 कैरेक्टर्स देखे उसमें से 14 जो है वो उसने ट्रू ब्रीडिंग जो थी वो लाइंस इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन्स वन, एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए। फॉर एग्जांपल या तो हम सिर्फ सीड की शेप को स्टडी कर रहे हैं या हम सिर्फ सीड के कलर को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आपने एक टाइम पे एक ही ट्रेट को स्टडी करना है, तो ऐसा क्रॉस आपके पास क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है अच्छा, इसकी डिटेल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डिटेल में जाने से पहले वो आपको 2 और टर्म्स हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट हमारे पास ऐसा ट्रेट होता है जो कि जो हमारे पास F1 आती है उसके अंदर अगर वो अपीयर हो जाता है तो वो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। और अगर वो ट्रेट अपीयर नहीं होता, वो मास्क हो जाता है, तो हम ऐसे ट्रेट को क्या कहते हैं? रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। हमने क्या पढ़ा, इसको हम जो है वो अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आपकी बुक में फिगर 22.3 मौजूद है। दिस वन हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने जो है वो आपके पास पेरेंट्स लिए, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट था। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपके पास ये एक पेरेंट है कैपिटल आर, ये राउंड है, और ये वाला जो है स्मॉल आर, ये हमारे पास क्या है? रिंकल जो है वो पेरेंट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? इसके गैमेट्स बनाने हैं। जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो आपको सबसे पहले गैमेट्स बनाने आने चाहिए, आपको क्रॉस भी आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्रॉस करवाना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्रॉसिंग कैसे करवानी है। फॉर एग्जाम्पल P1 आपको बताया है कि ये पेरेंट 1 है। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है? इनके गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन मैंने आपको फिर भी रेड में शो कर दिया, रेड पेन से, कि आपने जो है वो इन दोनों को, ये जो आपके पास जीन्स हैं कैपिटल आर, ये जो एलीज हैं, इन दोनों को आपने सेपरेट कर देना है। आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने सेपरेट जो है वो सर्कल्स के अंदर लिखा है। सर्कल्स के अंदर जब हम लिखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम ये शो करते हैं कि यहाँ पर इनके गैमेट्स बन गए हैं। और इसी तरह स्मॉल आर को हमने क्या कर दिया? एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, गैमेट्स उनके बना दिए। अब देन क्या होता है हमारे पास कि जब जिस तरह भी मैंने यहाँ पर आपको बना के गैमेट्स दिखाए हुए हैं, अब ये गैमेट्स क्या करेंगे? ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, राइट। गैमेट्स फ्यूजन के वक्त क्या होगा कि आपके पास ये कैपिटल आर जो है, दिस वन, ये कैपिटल आर आपके साथ इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेगा पहले, और फिर ये कैपिटल आर आपके पास इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेगा। फिर क्या होगा आपके पास कि ये स्मॉल आर
इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेगा और फिर ये स्मॉल आर दोबारा से इस स्मॉल आर के साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जब ये पहला कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आपके पास क्रॉस करेगा तो आपके पास इस तरह के जो है वो F1 आएगी। और इसी तरह जब आपके पास ये जो है वो पहला कैपिटल आर जब इस वाले कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेगा तो आपके पास इस तरह की जो है वो जनरेशन होगी। तो इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन जो है ये आपस में दोबारा से क्रॉस करेगी। अब आपने क्या करना है, अब ऊपर वाला स्टेप जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे F1 क्या बन चुकी है, ये वाली F1 क्या बन चुकी है, अब ये पेरेंट के तौर पे ऐड करेगी। तो अब आपका पहला स्टेप क्या है कि आप इसके गैमेट्स बनाएंगे। यहाँ उसने आपको गैमेट्स बना के दिखा दिए हैं, इस कैपिटल और स्मॉल आर का आपको गैमेट बना के दिखा दिए, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। गैमेट्स के वक्त आपने जो है वो ये जो अलील्स हैं इनको एक दूसरे से आपने अलहदा कर देना है। और इसी तरह ये जो आपके पास F1 जो है जो कि P1 के मतलब पेरेंट के तौर पर एक्ट कर रही है, इसके भी आपने क्या कर दिए, गैमेट्स बना दिए, मतलब आपने इसकी जो अलील्स थी वो दूसरे से सेपरेट कर दी। अब आपको क्रॉस कराना आना चाहिए। क्रॉस करना मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि आप लोग किस तरह से कराएंगे, इस कैपिटल आर को इसके साथ कराएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आर आर। इस कैपिटल आर को आप इसके साथ स्मॉल आर के साथ कराएंगे, आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप फिर करवाएंगे इसके साथ क्रॉस और देन दोबारा से आप इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस करवाया उसने बेसिकली मेंडल ने, उसने जो है वो हमारे पास फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन P1 जो था वो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल राउंड लिया। मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, मैं राउंड और कैपिटल का वर्ड यूज़ करूँगी कि राउंड उसने लिया पेरेंट और रिंकल लिया, जिसको हमने जो है वो क्या कहा, P1 जनरेशन है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है, उसको क्रॉस करवाया, हमारे पास F1 आई। F1 मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 को जो है वो उसने दोबारा से क्रॉस करवाया और फिर किस तरह से आपके पास जो है वो F2 के जो है वो ऑर्गेनिज्म आपके पास आए। ओके जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास जो है वो रेशो जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनकी फिनोटिपिक रेशो किस तरह से है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशो दी गई है 3:1। 3:1 का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो ऑर्गेनिज्म आए हैं इसमें से 3, 1, 2 और 3 ये क्या है, ये आपके पास राउंड है। ये 3 क्या है आपके पास, ये आपके पास राउंड सीड है। और ये वाला जो आपके पास है ये वाला सीड, ये क्या है, ये आपके पास रिंकल है। तो आपके पास क्या रेशो आ गई, 3:1 की। अब आप लोग देखेंगे, अब आप लोगों को डोमिनेंट और रिसेसिव की समझ आई है कि नहीं आई, कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले जो है वो सीड को देखते हैं, यहाँ पर आपके पास एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। तो यहाँ पे एक जो कैपिटल आर है उसने अपने आप को क्या किया है, अपीयर किया है, यानी कि ये सीड राउंड है। और जो स्मॉल आर है ये क्या हो गया, ये मास्क हो गया, ये अपीयर नहीं हुआ। तो ये ट्रेड क्या है, रिसेसिव है आपके पास। तो इस तरह के ट्रेड्स जो कि अपीयर होते हैं हम उनको डोमिनेंट कहते हैं, और जो ट्रेड्स मास्क हो जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेड कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, मेंडल ने क्या किया, उसने जो है F2 जो आपके पास जनरेशन आई थी, दिस वन F2 जनरेशन, ये वाली जनरेशन, इसको क्या किया, इसने इसको आपस में क्रॉस करवाया। और इसने ये नोट किया कि 1/3 जो है F2 की वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेगी, राउंड सीड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जो 1/3 इंडिविजुअल हैं F2 के, 1/3, अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है। 1/3 में सिर्फ इसकी बात हो रही है। ये 3 राउंड है ना, एक ये और एक ये। तो 1/3 मतलब दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ आगे चल के क्या करेगा, हमेशा राउंड सीड ही बनाएगा। 2/3 अब वो इन दोनों की बात कर रहा है। 2/3 ये वो वाले इंडिविजुअल्स हैं जो आगे चल के राउंड और रिंकल दोनों ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। और जबकि ये वाला आपके पास जो है, ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये भी आगे चल के हमेशा रिंकल ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, ये कभी भी राउंड सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने इस चैप्टर में लिया, क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल ट्रेड्स को जो है वो क्रॉस करवा के देखा। ये आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल है कि जिसके अंदर आप सिर्फ एक करैक्टर को जो है वो स्टडी करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक करैक्टर को स्टडी किया है और वो है सीड की शेप, या तो वो राउंड है या फिर वो रिंकल है। तो ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं, सिर्फ आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडल्स इंटरप्रिटेशन के मेंडल कहता क्या है। मेंडल ने जो है वो सब कुछ हमें बताया। तो मेंडल ने इंटरप्रेट क्या किया, मेंडल क्या कहता है बेसिकली। तो मेंडल हमारे पास ये कहता है कि हम जो
कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, राउंडनेस है, रिंकलनेस है फॉर एग्जांपल सीड की, ये किसके कंट्रोल में होती है? ये पर्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जिसको इसने क्या नाम दिया? एलिमेंटन का नाम दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फैक्टर्स को इन्हें क्या नाम दिया? एलिमेंटन का नाम दिया। और उसने कहा कि ये एलिमेंटन जो है ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के जो है वो अंदर पास होती है, ट्रांसफ़र होती है। और आगे चल के जो है वो हमारे पास ये जो एलिमेंटन टर्म है, इसको एक साइंटिस्ट थे जॉनसन, और तो उन्होंने इस एलिमेंटन को किस चीज़ का नाम दे दिया? जीन का नाम दे दिया, जो कि आज हम लोगों ने अपने चैप्टर के स्टार्ट में जीन देखा क्या है। मेंडल ने इसको जो है वो एलिमेंटन का नाम दिया था। उसने कहा था कि ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वो फैक्टर्स क्या हैं? जीन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होमोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस है ये आपके पास, सॉरी आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस अभी हम जैसे पीछे देखा कि क्या होता है कि जब अगर आपके पास दोनों एलील्स सेम है तो आपके पास होमोजाइगस कंडीशन है, और अगर वो डिफरेंट है तो आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और आपके पास ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास होमोजाइगस जीनोटाइप है, आप उसको होमोजाइगोट कहते हो। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके पास हेट्रोजाइगस है, एलील्स डिफरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेंडल आपको क्या कहता है? मेंडल हमें ये बताया कि ये जो पेयर्स हैं, ये जो जीन्स हैं, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती हैं तो ये एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं। व्हाट आई एम सेइंग, लुक एट दिस डायग्राम। अभी हमने क्या कहा कि मेंडल ने क्या कहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि ये जो पेयर्स हैं, ये जो एलील्स हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे भी हमने पीछे क्रॉस देखा भी है, हम फिर भी इसको देख लेते हैं। आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर की जीन है। जब गैमेट फॉर्मेशन बनेंगे तो आप देख सकते हैं कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ जो है वो किस तरह से अलहदा हो गया। आपके पास जो है वो दो डिफरेंट टाइप के आपके पास गैमेट्स बन गए। और ये गैमेट जो हैं ये दोबारा से क्या होते हैं? रीयूनाइट, ये दोबारा से यूनाइट होते हैं, दोबारा से मिलते हैं कब? जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे मैंने आपको ये क्रॉस करके दिखा दिया, आपकी बुक में नहीं था, कि जब आपने इस ऑर्गेनिज्म को जो कि राउंड है इसके साथ क्रॉस करवाया, पहले आपने गैमेट्स बनाए, ठीक है, और देन जब आपने, मैंने आपको बता दिया आपने क्रॉस किस तरह से करवाना है। आपने फर्स्ट को जो है वो इसके साथ क्रॉस कराना है, और फिर देन आपने फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ क्रॉस कराना है। देन आपने सेकंड को फर्स्ट के साथ, और फिर इस सेकंड को आपने लास्ट के साथ क्रॉस कराना है। तो आपके पास जो है वो 3:1 की रेशियो आएगी। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ है जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। पुनेट स्क्वायर आपने जूनियर क्लासेस में जो है वो पढ़ भी रखा है कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है। ऐसा बॉक्स जो कि हमें क्या बताता है? ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बताता है, रेशोज़ के बारे में बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस रेशो में जो है वो ऑफस्प्रिंग की क्या रेशो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ऐसा स्क्वायर हमारे पास कहलाता है पुनेट स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ पर वो आपको बताता है कि F2 प्रोजेनी जो है, फॉर एग्जांपल इसमें भी हमने यहाँ पे इस क्रॉस में देखा कि आपके पास जो F2 प्रोजेनी है, आपके पास ये जो F2 प्रोजेनी है इसमें 1/4 जो है ये आपके पास दिस 1/4 जिसका वो जिक्र कर रहा है कि वो आपके पास क्या होगी? राउंड होगी। और ये 2 आपके पास जो 4 है ये क्या होगी? जो है ये आपके पास हेट्रोजाइगस राउंड होंगे। और देन अगेन आपके पास 1/4 क्या होगी? आपके पास राउंड ट्रिंकल्ड होगी। तो एक्चुअली जो मेंडल ने ऑब्ज़र्व किया, उसने उसके जो है वो फिर उसका लॉ बना दिया गया जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, और जिसको हम आज जो है वो किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। दिस वन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन सेपरेट होना। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्या होते हैं कि ये जो को एग्जिस्टिंग एलील्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती हैं, ये मियोसिस के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, और एक गैमेट जो है वो सिर्फ एक ही एलील को जो है वो रिसीव करता है, और दोबारा से ये एलील जो है वो क्या हो जाती हैं? रीयूनाइट हो जाती हैं जबकि फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? एक ऐसा क्रॉस जो कि डेट इज़ यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। एक ऐसा क्रॉस जो कि इंडिविजुअल की जीनोटाइप के बारे में हमें बताता है, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसकी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक राउंड सीड है। अब राउंड जो है ये आपके पास, इसकी जीनोटाइप दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों आर आपके पास कैपिटल होंगे, ये भी राउंड है, और अगर एक आर और एक कैपिटल है और एक दूसरा आर स्मॉल है तो ये भी राउंड है। तो ये पता लगाना
जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये पता लगाना कि जो हमारे पास राउंड सीड है या कोई भी हमारे पास इंडिविजुअल है, आया वो होमोजाइगस है या फिर वो हेट्रोजाइगस है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास टेस्ट क्रॉस कहलाता है। फिगर 22.5 आप इस पर देखें, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो इसके अंदर क्या कहना चाहता है। इस डायग्राम में वो आपको बताता है फिगर 22.5 में कि आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर आपके पास सीड जो है वो होमोजाइगस है तो वो क्या करेगा, उसके जितने भी गैमेट्स होंगे वो आपके पास क्या बनेंगे, वो कैपिटल आर के ही बनेंगे, ठीक है। तो जब आपने जो है वो होमोजाइगस राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस करवाया तो आपके पास जितनी भी प्रोजेनी है वो सारी की सारी 100% प्रोजेनी आपके पास क्या होगी, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग, वो सारी की सारी क्या होगी, राउंड होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो जो हमारे पास डोमिनेंट आ रहा है ऑर्गेनिज़म जो है वो क्या है, वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अगर वो हेट्रोजाइगस है, फॉर एग्जांपल वो कैपिटल आर स्मॉल आर है, राउंड है, अगर वो राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर है मतलब हेट्रोजाइगस है, और देन हम उसको रिंकल के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो देन आपके पास क्या होगा कि 50% ऑर्गेनिज्म जो है वो राउंड होंगे, 50% रिंकल होंगे। ये क्रॉस मैंने यहाँ पर, अगर आप उसको नहीं भी देखना चाहते, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ दें। ये क्रॉस मैंने आपको ईजी फॉर्म में करके दिखाया है यहाँ पे रेड पेन से। देखें, आपने राउंड लिया सीड जो कि आपके पास हेट्रोजाइगस है मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर है दिस वन, और आपने इसको रिंकल के साथ क्रॉस करवाया। अब क्या होता है आपके पास कि जब आपके पास गैमेट बनेंगे और गैमेट के बाद फिर मैंने आपको क्रॉस का तरीका बता दिया। ये कैपिटल आर जो है वो आपने इसको किसके साथ क्रॉस करवाया, इसके साथ, इस कैपिटल आर को आपने इसके साथ क्रॉस करवाया ये, और आपके पास ये राउंड है और ये क्या है, रिंकल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी कि आपके पास हाफ राउंड सीड मतलब 50% राउंड सीड और 50% आपके पास रिंकल सीड है। तो ये ट्रेड जो क्रॉस है ये आपको बताता है कि आपके पास जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट करेक्टर है, आया वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। तो ये था आपका टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास है डाई हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आपको जैसा अभी हमने पीछे मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा, एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर आप सिर्फ वन ट्रेड को स्टडी करते हैं एट अ टाइम, वो आपके पास डाई हाइब्रिड आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। लेकिन एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर आप टू ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी करते हैं वो आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, सीड का कलर क्या है मतलब राउंड है, सीड की शेप क्या है, सॉरी राउंड है या फिर रिंकल है, और उसका कलर क्या है, येलो है या फिर ग्रीन है। तो आप देख सकते हैं कि हम जब एक ही टाइम पे दो ट्रेड्स को स्टडी करेंगे, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो हमारे पास रेशो जो है वो 9:3:1 की आती है, ये आपने याद रखनी है। और यहाँ पर जो है हमारे पास मेंडल ने जो था वो एक मैकेनिज्म बताया था कि क्या होता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स को हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये अलील जो है वो अपने जो है वो पार्टनर से सेपरेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जो सीड शेप है हमारे पास या कोई कलर है तो वो बाउंड नहीं है कि वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही हमारे पास आए। फॉर एग्जांपल अगर एक सीड राउंड येलो है तो वो हमारे पास जो है वो रिंकल्ड येलो भी आ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके पेरेंट्स राउंड और येलो हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो हैं वो राउंड येलो ही आएँ, वो हमारे पास रिंकल येलो भी आ सकते हैं या वो हमारे पास राउंड ग्रीन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमें बताता है कि मैकेनिज्म ऑफ शफलिंग होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स जो है वो होती है। और इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स की बेस पे क्या मेंडल ने जो है वो अपना सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम जो है वो देते हैं। आइए इसको भी हम जो है वो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में ये डायग्राम दी हुई है, दिस वन। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्रॉस करवाना जो है वो आ चुका है। आपके पास जो है वो दो पेरेंट्स हैं, एक राउंड येलो है और एक आपके पास रिंकल्ड ग्रीन है। अब हम दो देखें, पहले हमने सिर्फ एक ट्रेड्स को स्टडी किया, एक ट्रेड को स्टडी किया, अब हम दो ट्रेड्स को जो है वो लेके चल रहे हैं, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। कैपिटल आर राउंड की जीन्स और कैपिटल वाई येलो भी डोमिनेंट करेक्टर, इसलिए हमने उसको येलो से जो है वो कैपिटल से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह हमारे पास जो रिंकल्ड है उसके लिए हमने स्मॉल आर और जो हमारे पास ग्रीन है उसके लिए हमने स्मॉल वाई की जो है वो जीन्स से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। अब जब हमने ये क्रॉस करवाया, अब क्रॉस जो है वो आप लोगों को आ जाना चाहिए कि हमने क्रॉस किस तरह से करवाना है। तो आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी, राउंड येलो होगी। जीन्स आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो
जो है वो F1। जब इस F1 को हमने आपस में क्रॉस करवाना है, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया हमने, तो यहाँ पर भी जो है उसको आपको जो है वो क्रॉस का जो रिज़ल्ट है वो आपको पुनेट स्क्वायर के अंदर जो है वो दिखाता है, जो कि हमने पीछे जिक्र किया था। पुनेट स्क्वायर का एक ऐसा स्क्वायर जो कि आपको ऑर्गेनिज़म्स की जो है वो फिनोटाइप दिखाता है, रेशियोज प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है F1 जनरेशन जो है इसके गैमेट्स किस तरह से बन रहे हैं। इस ऑर्गेनिज्म के 4 गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से, और ये वाला इंडिविजुअल जो है इसके 4 गैमेट्स वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हर गैमेट के अंदर जो है वो आपने जो है वो जीन्स का जो है वो कॉम्बिनेशन आपने उसका ख्याल रखना है। अब जब आपने इन सारों को क्रॉस करवा लिया, होप सो आपको ये क्रॉस आता होगा, क्योंकि आप लोग जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं कि ये क्रॉसिंग किस तरह से करवानी है। गैमेट्स बनाने के बाद आपने इसको इसके साथ क्रॉस करवाना है, देन आपने इसको इसके साथ, फिर आपने थर्ड पे इसको इसके साथ क्रॉस करना है, और इसको लास्ट पे इसके साथ। इस तरह से आपने पूरा स्क्वायर जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। एट द एंड हमारे पास जो रेशो आएगी वो क्या होगी, 9 × 3 × 3 × 1 की रेशो आएगी। मतलब राउंड येलो कितने हैं आपके पास, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। इसी तरह राउंड ग्रीन कितने हैं वो आप लोग काउंट कर सकते हैं। राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो आप उसको काउंट करेंगे, आपके पास 9 × 3 की 1 की रेशो आएगी। तो ये है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स तो सिर्फ राउंड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो राउंड येलो भी हैं, राउंड ग्रीन भी हैं, रिंकल्ड येलो भी हैं और रिंकल्ड ग्रीन भी हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुई हैं। मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन हुई थी तो वो क्या किया था उन्होंने, जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी गैमेट्स के अंदर, और किस तरह से जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस किया, ये हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है कॉइन थ्रो किया, आपने एक सिक्का ऊपर उछाला, चांद आने की क्या जो है वो कि चांद आएगा उसका जो है वो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑब्वियसली 50% है। 50% है कि मून आएगा, 50% है कि आपके पास जो है वो उसकी जो कि अपोजिट साइड है, मतलब हेड और टेल जो है वो 50-50% होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है तो उसकी परसेंटेज क्या कहलाती है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अभी जिस तरह भी हमने पीछे देखा ये क्रॉस, तो उसमें राउंड येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है, राउंड ग्रीन की क्या है, रिंकल्ड येलो की क्या है, रिंकल्ड ग्रीन की क्या है, वो सब हमने देख ली। F2 ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो राउंड सीड की कितनी है, 3/4 है, रिंकल्ड की 1/4 है। तो ये क्या है, सारी आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हर जो फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन है जो है हम उसकी क्या कर सकते हैं, रेशो जो है वो हम उसकी निकाल सकते हैं हर फिनोटिपिक जो है कॉम्बिनेशन की। और किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हम इंडिविजुअल फिनोटाइप्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो रेशोज आ जाती हैं, और इस रूल को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल का नाम देते हैं। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं तो आपको मोर अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। दिस वन फॉर एग्जांपल आपके पास जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसमें आपके पास एक सीड शेप होती है और एक सीड कलर होता है। तो हमारे पास जो राउंड की जो है वो चांस कितना है कि 3/4 है, और रिंकल का कितना है, 1/4 है। और जब सीड कलर का हम क्रॉस करेंगे तो आपके पास 3/4 येलो का होगा, और ग्रीन के लिए आपके पास 1/4 का जो है वो चांस होगा। अब आपने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, ऐसा क्रॉस जिसमें हम इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, सीड शेप एंड सीड कलर को, तो अब आपने इन दोनों की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल राउंड की कितनी थी, 3/4, और येलो की कितनी है, 3/4। आपने इस 3/4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 9/16 आ गया। और 9/16 अभी हमने पीछे देखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर राउंड येलो की जो रेशियो है वो 9/16 ही है। इसी तरह जब राउंड आप ये लेते हैं, अब हम रिंकल को देख लेते हैं। रिंकल की अगर हम देखें उसकी परसेंटेज तो 1/4 होती है और येलो की 3/4 है। और रिंकल्ड येलो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने उनकी क्या परसेंटेज होगी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/4 3/4 को, तो आपके पास 3/16। और अभी हमने पीछे देखा कि रिंकल्ड येलो की परसेंटेज जो है वो 3/16 है, तो उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जिसके अंदर आप जो है वो दो इवेंट्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को, और आपके पास जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है वो रेशो आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है, इस टेबल के नीचे जो है वो आपको बताता है कि जो मेंडल है उसने ये बताया कि जो जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर, एक जीन लिंकेज क्या होता है इस चैप्टर में हम देखेंगे डिटेल में।
यहाँ पर वो बस इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देता है कि जो लिंक्ड जीन्स होती हैं वो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको फॉलो नहीं करती। मतलब जो जीन्स हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं वो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। लिंकेज क्या होता है? एक फ़िज़िकल कनेक्शन होता है जीन्स के दरमियान, जिसको हम जीन लिंकेज का नाम देते हैं। तो ऐसी जीन्स जो हैं ये एक दूसरे के जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट जो है वो नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखनी है कि लिंक्ड जीन्स जो हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है वो फॉलो नहीं करती, उसको ओबे नहीं करती, उससे एग्री नहीं करती हैं। लास्ट वो आपको बताता है कि मेंडल की एक्टिविटीज़ क्या हैं। मेंडल जो था उसने कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे क्या काम किया, उसकी क्या क्या जो थी वो पब्लिकेशन थी। जो मेंडल ने सबसे पहले उसकी फाइंडिंग्स थी वो उन्होंने क्या की, बर्न सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस को 1865 में जो है वो प्रेजेंट किया और इनका जो वर्क था वो पब्लिश किया गया 1886 में। दैन उसके बाद जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी गई और जो है मेंडल का जो वर्क था वो 34 ईयर्स तक जो था वो निगलेक्ट रखा गया, उसको माना नहीं जाता था। लेकिन 1900 में तकरीबन 16 साल उसकी डेथ के बाद जो है वो 3 बॉटनिस्ट थे, कॉरेंस, डी वैरिस एंड आपके पास शर्मार्क। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मेंडल के वर्क को जो था वो दोबारा डिस्कवर किया। हम यूँ कह सकते हैं कि मेंडल ने जो अपनी ज़िंदगी में काम किया उसके काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उसके काम को कोई नहीं मानता था और उसके मरने के बाद जो था उसके काम को जो दोबारा से डिस्कवर किया गया। अब पेज 170 पे एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद से करनी है। ये क्रॉस है बेसिकली, ये आप लोगों ने करवाना है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह हम लोग हैं, तो हमारे अंदर हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट है जिसको हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट जो है हमारी स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और आइज़ के अंदर जो है वो मौजूद होता है। जो एल्बिनो होते हैं उनके अंदर ये पिगमेंट नहीं होता और ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेट है ये किसके कंट्रोल में होता है, ये जीन के कंट्रोल में होता है। जो एल्बिनो लोग होते हैं, जो एल्बिनिज़म की कंडीशन होती है, जो बीमारी होती है, उनके अंदर जो है ये क्या होता है, ये ट्रेट इसकी जो जीन्स हैं वो मौजूद नहीं होती, मतलब रिसेसिव फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो अगर 2 नॉर्मल पेरेंट्स जो है अगर उनका एक एल्बिनो चाइल्ड होता है तो नेक्स्ट जो बेबी है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा कि वो भी एल्बिनो होगा। ये आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगी। आपने सिर्फ इस पे नहीं रहना कि टीचर जो है वो बता देंगे, बल्कि आपने इसको खुद से भी सॉल्व करना है, फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्रॉस करवाने आए हैं कि नहीं आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।